हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी पड़ोस वाली आंटी भाग 4। मैं बहुत देर तक मैदान में बैठा रोता रहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरा दोस्त राजू था। मुझे देखकर उसने अंदाज़ा लगाया था कि मैं रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि वही एक शख्स था जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। राजू ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, संजू, मैं ये तो पहले से ही जानता था कि एक न एक दिन ये तो होना ही था, क्योंकि तूने जिसे प्यार किया वो एक औरत है और तू एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का। तुझे मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तू नहीं माना। मैंने जब शालिनी आंटी के सामने उसे बाइक को देखा और जब तुझे वहाँ से रोते हुए लौटता देखा, मैं समझ गया था कि तेरी प्रेम कहानी ख़त्म हो गई है। मैं चिल्ला के उसके गिरबान पकड़ लिया। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। शालिनी को मैं किसी कीमत में हासिल करके रहूँगा और तू भी अपनी इन्हीं आंखों से ये होता देखेगा। इतना कहकर मैं पैर पीटता हुआ घर लौट गया, लेकिन पूरी रात मैं सो ना सका। रात भर बस यही सोच रहा था कि आखिर कैसे शालिनी को इम्प्रेस करूं कि उसकी जहन से वरुण नाम का कीड़ा निकल जाए। सुबह नींद देर से खुली तो जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं स्कूल निकल गया। लेकिन आज मैं शालिनी के साथ नहीं गया, क्योंकि कल के उस दृश्य को मैं अभी तक भुला नहीं पाया था। स्कूल पहुंचने के बाद मैं पूरे टाइम सिर्फ यही सब सोच रहा था। उसकी वजह से टीचर ने मुझे सजा भी दे दी, क्योंकि मैं क्लास में ध्यान नहीं लगा रहा था। स्कूल ख़त्म हुआ और मैं जैसे स्कूल से बाहर निकला तो देखा कि सामने शालिनी खड़ी है। मैंने उसे देखकर भी अनदेखा कर घर की तरफ चलने लगा। शालिनी को मेरा व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा और उसने मुझे पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ संजू, तुम आज सुबह मेरे घर नहीं आए और इस वक्त भी मुझसे अनदेखा कर अकेले ही घर जा रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं बिना उसके सवाल का जवाब दिए चलते जा रहा था। उन्होंने फिर से कहा, क्या हुआ बताओ तो सही, कल शाम भी तुम मेरे घर वीडियो गेम खेलने नहीं आए थे। मैं ये सुनकर उन पर बिखर पड़ा। आपको मेरी क्या ज़रूरत है? आपका वरुण है ना, उसी के साथ जाकर खेलिए। शालिनी हंसते हुए, हा हा हा, अच्छा तो मिस्टर संजू को इस बात का बुरा लगा है? अरे वो तो मैं अपनी फाइल ऑफिस में भूल गई थी, इसलिए वो मुझे देने आया था। लेकिन जो भी बोलो संजू, वो है बड़ा दमदार और बालिश। उसने मेरा सोफ़ा एक हाथ से उठा लिया था। मेरे सामने आप उसका गुणगान करना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ मेरी और किसी के नहीं। मैं भावना में बहकर वो बोल दिया जो मेरे दिल में चल रहा था। शालिनी, क्या? चौंकते हुए, मेरा मतलब कि आप सिर्फ मेरी और आप किसी और से दोस्ती करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उस बात को कवर करते हुए बोला। शालिनी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर नाराज़गी देखने के बाद चुप हो गई। कभी कभी मुझे लगता कि ये सच में कुछ न कुछ समझ पाती कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है, या मुझे ये सब जानबूझकर नाटक करती है। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़कर अपने घर की तरफ चलने लगा। तभी राजू पीछे से मुझे आवाज़ देता हुआ मेरे पास आया। जब वो नज़दीक आया तो मैंने उसके हाथ से एक किताब देखी और वो किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये किताब मुझे मेरे दूर के कजिन ने दी है और उसने मुझे कहा कि इस किताब में बताए नुस्खे से उसने अपने कॉलेज की सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर लिया था और तो उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। इतने कहकर वो मेरे हाथ में वो किताब रख देता है। मैंने देखा उस किताब पर लिखा था लड़के पटाने के 100 नुस्खे। छी छी, मैं इन तरह की किताबें नहीं पढ़ता और वैसे भी ये किताबें लड़कियों को पटाने के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं। मैं उसकी किताबें उसके हाथ में रखते हुए बोला, अबे लड़कियां भी तो बड़े होकर औरत ही बनती हैं, जैसे कि हम बड़े होकर मर्द बनेंगे। राजू पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। उसका आत्मविश्वास देखकर मुझे भी लगा कि बात तो ये बिल्कुल सच कह रहा है। वैसे भी एक बार इस किताब को आजमाने में हर्ज ही क्या है, और ये सोचकर मैंने वो किताब वापस लेकर उसका पहला पेज पलटा। मैं पहले पन्ने को राजू के सामने पढ़ने लगा। लड़कियों को मर्द टाइप के बंदे अच्छे लगते हैं, जिनमें मर्दानगी कूट कूट कर भरी हो, शरीर से हष्ट पुष्ट हो और उसकी मर्द जैसी मूछें हो। मैं उस लाइन को पढ़ते ही मेरे जहन में सिर्फ एक चेहरा आया, वरुण। हाँ, उसकी बॉडी अच्छी है, लगता बिल्कुल मर्द टाइप का है, और उसकी मूछें भी हैं। फिर मैं उस लिखी लाइन की तुलना खुद से करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं एक गोलू मोलू चेहरे वाला लड़का हूँ। बॉडी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और मूछें तो छोड़ो, मेरे चेहरे पर एक बाल भी नहीं था। मैंने गुस्से में वो किताब राजू के सर पर दे मारी और कहा, साले मैं वैसे ही कम डाउट में था जो तूने और डाउट में डाल दिया मुझे। लेजा, अपनी किताब मुझे नहीं चाहिए तेरे ये नुस्खे। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कैसे बनूंगा मैं एक मूछों वाला मर्द। उस दिन के बाद से वरुण का शालिनी के घर आना जाना बढ़ गया था। मैं खुद को ठगा से महसूस कर रहा था। एक रोज़ मैं यूं ही मैदान पर रोज़ की तरह ही बैठा शालिनी के बारे में सोच रहा था कि देखा कि वरुण अपनी फटफटी लेकर शालिनी के घर पहुंच गया। मैंने मन ही मन सोचा कि एक बार जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। ये सोचकर मैं उठा और छुपते छुपते शालिनी के घर में घुस गया। मुझे घर के हॉल में ना तो शालिनी दिखी और न ही वरुण।
मैंने हॉल से दबे पाँव होते हुए शालिनी की बेडरूम की तरफ बढ़ा। देखा तो बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा हटा के अंदर देखा और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने देखा कि वरुण और शालिनी एक ही बिस्तर में लेटे हुए थे। बाहर से सिर्फ वरुण की नंगी पीठ दिख रही थी और दोनों का बाकी का बदन एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे हृदय पे कोई कठोर घात किया हो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार सब चकनाचूर हो गया था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। मैं सीधा वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मैंने सोच लिया था कि अब तो सीधे चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रेलवे की पटरी तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। पटरियों के पास पहुँचकर मैं पटरियों पर लेट गया और आंखें बंद कर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक आंखें बंद करने की वजह से पता नहीं कब मुझे आंख लग गई। आंखें खुली तो तेज़ धूप में मेरी आंखें चौंधिया गई और मेरे मुंह के सामने एक गहरे काले रंग का आदमी खड़ा था। मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ और ये जरूर यमदूत है जो मुझे लेना आया है। तभी मेरे सर पर एक चमाट मारते हुए वह काला आदमी बोला, ये सोने की जगह है क्या? शुक्र करो कल पास में रेलवे पटरी का काम चल रहा था, वरना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। देखने में तो तुम भले घर से लगते हो, तो इधर क्यों सो रहे थे? तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी पापा यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उनसे डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा कॉलर ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई तड़ीपार कैदी हो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मरने का बहुत शौक चढ़ा था ना, अब मेरे पापा सच में मुझे मार देंगे। लेकिन हुआ मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत। मम्मी पापा ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और मम्मी मुझे चूमते हुए बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? ये कल रात से ही तेरे पापा और मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पापा ने भी भरे गले से कहा, वो तो तेरा दोस्त राजू ने मुझे इस ओर आते देखा था, जिसकी वजह से तू हमें मिल सका। तभी वो आदमी बोला जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा मेरे मम्मी पापा की बातें सुन रहा था, ये आपका बेटा है? ये सुबह मुझे इन पटरियों पर लेटा मिला था और आप लोग की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया, क्योंकि यहाँ पास में ही पटरियों का काम चल रहा था, वरना आज आपका बेटा जिंदा नहीं बचता। पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, इतनी छोटी उम्र में ही मरने चले आते हैं। ये सुनकर पापा मम्मी और रोने लगे। पापा रोते रोते बोले, अगर तुझे कोई तकलीफ़ है तो बेटा बता, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि तेरी हर इच्छा पूरी करें, लेकिन भगवान के लिए दोबारा इस तरह हमें छोड़कर जाने की मत सोचना। तेरे बिना हमारा और कौन है? तू चला जाएगा तो हम किसके सहारे अपना जीवन काटेंगे? मम्मी पापा को इस तरह रोता देख मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं उनसे तो क्या खुद से भी नज़रें नहीं मिला रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि 6 महीने के प्यार में 12 साल के लाड़ प्यार को भूल गया। छी है मुझ पर। दोस्तों, ये था पड़ोस वाली आंटी भाग 4। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना